तो बच्चों हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था बेटा, तो एनसीईआरटी ने जो है एनसीईआरटी में लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4.30 है ना। मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। द रेट ऑफ ए रिएक्शन क्वाड्रपल्स when the temperature changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin. Calculate the energy of activation of the reaction assuming that it does not change with temperature. तो बेटा सुन करके भी आप ये लिख सकते हैं। हम जो है इस क्वेश्चन को बोर्ड पर आपको समझा दे रहे हैं शॉर्टकट में। तो ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4.30 है ना। तो 4.30 तो ये उसका सॉल्यूशन ये है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4.30। अब अलग अलग एनसीईआरटी में ये केमिकल काइनेटिक चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी ने जो दिया है, तो कल जो टॉपिक हमने पढ़ाया उससे ये रिलेटेड है। तो ये ऐसा कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स है ना। तो ये ऐसा कह रहा है कि कोई एक रिएक्शन है, कोई एक रिएक्शन हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए गिव्स बी, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो ये कोई रिएक्शन है और इसका जो रेट है वो 4 गुना बढ़ जाता है ना। इसका जो रेट है, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293, मतलब पहले जो टेम्परेचर T1 है तो ये है 293 और T2 जो है वो दिया गया है 313 है ना। तो T2 दिया गया है 313 केल्विन है ना, केल्विन गिवन है। और ऐसे में ये बता रहे हैं कि रेट जो है वो 4 टाइम इंक्रीज कर जाता है ना। ऐसे में ये रेट जो है वो इंक्रीज कर जाता है 4 टाइम है ना। 4 टाइम ये रेट इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। अगर ये टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये हमसे चाहते ये हैं कि आप बता दीजिए एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट। मोटे तौर पर आप देख लें यहाँ से फिर से एक बार। जैसे हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि R इज इक्वल टू हम इसे क्या मान लेते हैं, चलिए ठीक है, इसे हम R1 मान लेते हैं और हम जो है इसे क्या मान लेते हैं K1 और A कंसंट्रेशन पावर कुछ भी। अब इसमें कोई स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, बस ये केवल आपको समझाने के लिए है ना। तो ये जो है 4R1 हो जाएगा K2 पर है ना। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, T1 है और टेम्परेचर हमने ऑलरेडी लिख दिया है। अगर ये टेम्परेचर T2 कर दिया जाए तो ये 4R1 हो जाएगा। अब हमने R1 लिख दिया, R2 लिखने का दिमाग में चल रहा था। तो ये जो है इतना हो जाएगा। तो यहाँ से जो रेट कांस्टेंट है, जैसा आप जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट भैया बढ़ेगा है ना। तो ये K2 यानी ये 4 टाइम, तो 4 टाइम अगर ये बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है कि ये K2 की वैल्यू भी 4K1 के इक्वल होगी है ना। तो इसका मतलब कि टेम्परेचर बढ़ने से ये इंक्रीज कर रहा है ना। तो इसका मतलब यही रेट कांस्टेंट ही किसको बढ़ा रहा है, यानी K2 ही किसको बढ़ा रहा है, रेट को बढ़ा रहा है भैया है ना। तो इसका क्या सेंस हुआ कि क्वेश्चन को हमारे पास फार्मूला क्या था है ना, K1 K2 है ना। तो यहाँ से आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं कि हमारे पास फार्मूला ये था, सिंपली log बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 RT है ना, R।
EA अपॉन 2.303 आर विद इन ब्रेकेट T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, है ना। तो ये हमारे पास आया था। और फाइनल इक्वेशन जो कल हम लोगों ने डिराइव किया, समझा, डिराइव क्या किया, ऑलरेडी गिवन था, यूज किया, है ना, लाग को लाग के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो यहाँ से आप देख लें कि ये बात बहुत साफ साफ सी है और आराम से बिल्कुल आप समझ लें। मान लीजिए ये रिएक्शन हो रहा है ना बेटा। तो ऐसे में अगर ये टेम्परेचर है तो ये कुछ है, और जैसे ही टेम्परेचर ये कर दिया जाएगा तो इसका मतलब ये जो था वो 4 गुना हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं भाई, देखिए मोटे तौर पर पहले कोई टेम्परेचर यहाँ पर था, है ना, फिर से कोई टेम्परेचर T1 था तो ये फिर K रहा होगा, लेकिन जब टेम्परेचर T2 हो गया तो फिर ये 4K हो गया, है ना। तभी तो ये रेट जो है 4 टाइम इंक्रीज, क्वाड्रपल हो रहा है, 4 टाइम इंक्रीज कर रहा है। तो फिर हम यहाँ पर log बेस 10 4K अपान, यही 4K क्या है, K2 है, ये जो है हमारे पास है K1 और ये हमारे पास मान लेते हैं K2। तो 4K अपान K log बेस 10 इज इक्वल टू ये एक्टिवेशन एनर्जी अपान व्हाट 2.303 आर। अब उसकी वैल्यू हम रख देते हैं, तो यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू आप रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 313 केल्विन और माइनस 293 केल्विन, है ना, अपान ये 313 एंड मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा आपके पास 293। तो देखिए इस प्रकार के भी कैलकुलेशन को थोड़ा सा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की आवश्यकता होती है बेटा। देखिए अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमें सीधा तौर पर गुणा भाग करना होगा। तो एक दूसरा शॉर्टकट हो सकता है छोटा सा, अगर आप समझना चाहें, हाँ, लेकिन उससे हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पर पहुंचेंगे बेटा, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू पर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उसमें आपकी एनर्जी भी कम लगेगी, दिमाग भी थोड़ा सा कम ही लगेगा और वो जल्दी से हो जाएगा। अगर जेई में इस टाइप, क्योंकि जेई में इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें जो है आप लगभग माइंड में कैलकुलेशन करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तक आप पहुंच सकते हैं। तो जैसे ये मोटे तौर पर आपने देख लिया कि ये बचा हुआ है आपका log बेस 10 जिसकी वैल्यू हमें पता है कि आपको पता है 0.6, है ना। तो यहाँ EA हमसे कैलकुलेट करवाना चाहता है, R की वैल्यू हम रख देंगे, तो सिंपली यहाँ से हमने EA और अगर हमने इसको घटा दिया तो ये जो है 0 हो जाएगा और 11 से 9 निकल जाएगा 2 अपान, ऊपर वाला मामला खत्म हो गया, नीचे वाले मामले को हम सॉल्व कर लेते हैं। देख लीजिए आप, बहुत आराम से देख लीजिए, है ना। तो नीचे वाले मामले में जैसे ये हो गया हमारे पास 2.3, बाकी 0.3 को हम छोड़ देते हैं और 8.3, है ना, 8.311 को भी यहाँ से हम छोड़ सकते हैं। और ये देखिए जो दो वैल्यूज हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.13 मल्टीप्लाइड 2.93। अब देखिए यहाँ हम पावर का यूज कर लेते हैं तो 10⁴ यहाँ बच जाएगा, क्योंकि दो जगह हमने डेसिमल लगा करके कुछ ऐसा कर लिया। यानी ये मैं एक शॉर्टकट या कुछ इस प्रकार से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि कुछ आप ऐसा कुछ दिमाग आगे पीछे लगा करके सवाल को कुछ कर सकते हैं। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हमें बगल में गुणा भाग करना होगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। अगर वो कभी कभी आंसर जो है वो थोड़े डिफरेंस पर दिया गया होता है तो उस केस में तो आप गुणा करने से बच नहीं सकते, लेकिन इस केस में आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलने वाली है।
तो जैसे आप देख लें ये 2.9 है, तो इसको भी आप 3 मान लें, ये थोड़ा सा बढ़ गया। और 2.13 है तो ये थोड़ा, हालांकि ये वैलिड नहीं होगा, बहुत सावधानी से इन चीज़ों को करना पड़ेगा, मैं ये बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पर जो है लगभग ये पहुँच जाता है। तो जैसे इसको भी 3 ले लें, इसको भी 3 ले लें, और ये 23 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो आप देख लें, अब इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 0.6, इसकी वैल्यू होती है 0.6। और अब ये आप निकाल भी सकते हैं और यहाँ से भी, है ना, तो आराम से ये 2 पावर 2 कर सकते हैं। 2 की वैल्यू होती है 0.3, 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है ना, 2 की वैल्यू 0.3 होती है, 2 से 3 में 0.3 में गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से जो है ये हो जाएगा हमारा 20 EA एंड टोटल अपान, तो ये क्या बन जाएगा 23 से अगर हम 8.3 में मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, जो कि सिंपल है, तो 23 3 जा, है ना, 69 एंड 23 8 जा, है ना, तो ये हो जाएगा और 184 और +6, है ना, 23 3 जा 69, 23 8 जा, ये हो जाएगा आपका 184 +6 190, है ना, 190। 2 पॉइंट पर अगर डेसिमल हमें लगाना है तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। अब इधर वाली वैल्यू भी हम छोड़ देंगे और यहाँ पर हमारे पास केवल बच गया 9 × 10⁻, क्या ये है हमारे पास 4, है ना। देखिए पूरा भाग हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही है कुछ। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसा दिमाग शॉर्टकट लगाया जा सकता है भाई, एक एफर्ट है। तो यहाँ से 9 और 19, तो 19 9 जा 171, तो अब आप देख लें यहाँ से ये हो गया 20 EA, और यहाँ नीचे कितना बच गया 171, है ना, 171, है ना, 19 9 जा मल्टीप्लाइड, ये अब डेसिमल वाला पार्ट हमने छोड़ ही दिया है, मल्टीप्लाइड अब 10⁻, देखिए 171 आता, लेकिन अगर हम यहाँ हम कर दें क्या, यू कैन से डेसिमल यहाँ लगा दें तो ये 6 के आसपास हो जाएगा, है ना। अब हम 17 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें सीधा सीधा, तो आपके पास आ गया 20 EA अपान, इससे हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट, तो 17 6 जा, है ना, 102, तो ये हो गया 102। कितने पॉइंट पर डेसिमल जाएगा, 1 पॉइंट पर यहाँ है और 1 पॉइंट पर यहाँ है, तो 2 पॉइंट पर यहाँ डेसिमल चला जाएगा इंटू 10⁻6। अब अगर हम जो है क्या करेंगे, इसको हम 102 बना लें, है ना, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये कितना सरल है इस प्रकार से, तो ये अप्रॉक्सीमेटली EA की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा, EA इज इक्वल टू, इसे अगर हम 100 बना ले तो ये 4 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 100/20, या 102 था तो अभी 2 ही लिख लीजिए, इंटू 10⁻, ये क्या बच जाएगा 4। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये नियर अबाउट 5 के आसपास, है ना, 5 के आसपास, है ना, 5.0, यहाँ से नियर अबाउट। तो यहाँ से अगर हम ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 × 10⁻3, तो ये लगभग जो है इसकी वैल्यू आ गई 50 किलो जूल, है ना, किलो जूल मोल इनवर्स, है ना, ऐसा कुछ जो है एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल, ऐसा कुछ जो है, क्योंकि यूनिट इसकी यही होती है, तो ऐसा कुछ कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक बेटा। तो ये एक सवाल था जो कल का डिस्कशन हम लोगों ने किया था, उससे हमने किया। मैं एक लास्ट बार रिपीट कर दूं बेटा, अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम गुणा करने से बच नहीं सकते, अन्यथा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जैसा कि जेईई में आजकल ट्रेंड है कि नियर अबाउट जो वैल्यू है भाई, अगर ऑप्शन में डिफरेंस बहुत कम हो तब तो गुणा ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑप्शन में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो हम ये तरीका अपना करके कर सकते हैं। तो आइए आज का हमारा जो टॉपिक है कोलिजन थ्योरी,
जैसा कि हमने बताया है पहले से कि कोलिजन थ्योरी को कम से कम चैप्टर की शुरुआत में एक बार पढ़ लिया जाए और चैप्टर के लास्ट में भी पढ़ लिया जाए। शुरुआत में क्यों पढ़ा जाए? क्योंकि कुछ मोटी मोटी बातें उससे जुड़ी हुई हैं जिन पर हम डिस्कशन करके एक ओवरव्यू ले सकते हैं, और फिर पूरा चैप्टर ख़त्म करने के बाद एनसीईआरटी ने लास्ट में ही दिया है, तो लास्ट में भी हम लोग उसके विषय में थोड़ा सा समझ लेंगे और कोलिजन थ्योरी का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देख लेंगे। तो आइए हम कोलिजन थ्योरी के कुछ मोटे मोटे जो पोस्टुलेट्स हैं, पॉइंट हैं, उनका डिस्कशन करते हैं। राइट, तो चलिए हम लोग जो है ये डिस्कशन करते हैं कोलिजन थ्योरी। ठीक है, ठीक बेटा। तो चलिए समझिए जीरो से, कोलिजन थ्योरी के विषय में आप जीरो से समझिए। तो बेटा बहुत मोटी मोटी बातें हैं कि कुछ क्वेश्चंस वैज्ञानिकों के सामने थे। वो क्वेश्चन ये थे कि बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन कि रिएक्शंस क्यों होती हैं, है ना। तो कोलिजन थ्योरी जैसे कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चन हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं इसको, इस थ्योरी से पहले कि ये क्वेश्चन है, उसके बाद कोलिजन थ्योरी इन्हीं क्वेश्चन का उत्तर देती है। तो पहले रिएक्शन, व्हाई डू रिएक्शंस अकर, एक क्वेश्चन ये है ना। चलिए हम इसके अंतर्गत नोट ही बना देते हैं छोटा छोटा, और आप नोट करेंगे तो फिर आपका फायदा तो होगा ही पूर्ण रूप से, है ना। तो कोलिजन थ्योरी में जो है इस प्रकार से आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं इसको समझना। तो चलिए हम लोग समझते हैं, हम बिल्कुल बहुत शार्ट नोट आपको देने का प्रयास पूरा करेंगे। तो चलिए कोलिजन थ्योरी, है ना, कोलिजन थ्योरी। तो अब ये कुछ यहाँ पर मोटी मोटी बातें हैं जिनको कि आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो पहली बात जो ये है, पहला, अब ये कोलिजन थ्योरी से पहले की बात है, लेकिन कोलिजन थ्योरी को समझने के लिए ये चीज़ शॉर्टकट में लिख लेना बड़ा आवश्यक है। तो पहला क्वेश्चन लोग वैज्ञानिकों के सामने ये था बेटा, पहला क्वेश्चन, व्हाई डू रिएक्शंस अकर, तो अभिक्रियाएं होती ही क्यों हैं, है ना। व्हाई डू रिएक्शंस रिएक्शंस अकर, है ना, अभिक्रियाएं होती ही क्यों हैं। तो अब इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो कोलिजन थ्योरी उसका उत्तर देगी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये बनता है बेटे कि व्हाट आर द फैक्टर्स, है ना, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन अब ये है कि फैक्टर्स, वो जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, वो फैक्टर्स कौन से हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे, इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। अब कैटलिस्ट, जैसे एक क्वेश्चन आप ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि कैटलिस्ट रेट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है ना। एक फैक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को, है ना। ये चीजें आप ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, कैटलिस्ट का इन्फ्लुएंस रेट ऑफ रिएक्शन पर कैसे होगा, है ना। तो कुछ इन्हीं बेसिक से प्रश्नों का आंसर देने के लिए कोलिजन थ्योरी दी गई। तो फिर कोलिजन थ्योरी ने इन क्वेश्चनों का आंसर दिया और कुछ और बातें डिटेल में बताई जिनका कि हम यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ से आप जो है उसके कुछ मेन पोस्टुलेट्स लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हमारा ये टॉपिक शुरू हो जाता है, मेन पोस्टुलेट्स। अब याद कितना याद हो सकता है एट वंस जो है
कितना याद हो सकता है। हमारा फोकस केवल उसी पर होगा कि आपको सुनते ही आपके दिमाग में कुछ बातें स्ट्राइक करें और रुके परमानेंटली, है ना। कुछ हम इस प्रकार से अपनी बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, राइट। तो मेन पास्चुलेट्स क्या है, मेन पास्चुलेट्स। अब पास्चुलेट्स का मतलब होता है कि वो सेंटेंसेस जिनके द्वारा हम इन सारे प्रश्नों का आंसर देंगे, और कोलिजन थ्योरी के द्वारा जो हमारी केमिकल काइनेटिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लिख सकें, तो उसमें भी कैसे ये हेल्पफुल होगी। तो उसी के लिए कुछ सेंटेंस लिखे जाएंगे, उन्हीं को हम पास्चुलेट्स बोलते हैं नॉर्मली, है ना। तो मेन पास्चुलेट्स क्या है, तो पहले तो ये कोलिजन थ्योरी ये एक चीज एक्सेप्ट करती है। तो चलिए हम यहाँ से पॉइंट नंबर 1 जो है, पॉइंट नंबर 1 मेन पास्चुलेट्स में पॉइंट नंबर 1, ये कोई यू कैन से कि फिक्स पॉइंट नहीं है, ये उसके द्वारा कही गई बातें हैं जो मैं आपको याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ कि मोटे तौर पर आपको आपके दिमाग में कुछ शब्द रुक जाए। तो पहले तो इस थ्योरी ने ये एक्सेप्ट किया कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, पहली बात तो इसने ये कहा कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बिहेव लाइक स्फेरिकल रिजिड बॉडी, है ना, हार्ड स्फेरिकल रिजिड बॉडी, है ना, हार्ड। ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये बिहेव लाइक, ये हार्ड भी हैं और स्फेरिकल एंड रिजिड बॉडी, है ना, रिजिड बॉडी, ये ऐसा बिहेव करते हैं। अब यहाँ हमें इसी प्रश्न का उत्तर लेना है कि अभिक्रियाएं होती ही क्यों हैं और ये कौन से फैक्टर हैं जो रेट को इन्फ्लुएंस करेगी, है ना। तो अब एक पहले उसने एब्रिविएशन माना है, यानी एक्सेप्टेंस है उसका, कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो गोले और हार्ड स्फेरिकल बॉडी जैसा बिहेव करते हैं। तो ये एक पॉइंट उसने माना है। अब इसने आंसर दिया, जैसे जब इससे पूछा गया, अब आप समझ लीजिए कि इन चीज़ों को वैज्ञानिकों ने ही दिया है, तो फिर कोलिजन थ्योरी का जो पॉइंट है कि रिएक्शंस होती क्यों हैं, तो इसका आंसर ये निकल करके आया क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, तो रिएक्शंस अकर, है ना। तो दूसरा पॉइंट हम लिख लेंगे, हमारा उद्देश्य इन पॉइंटों के द्वारा आपको कुछ याद करवाना है ना। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, है ना, रिएक्शंस अकर ड्यू टू कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं। जैसे आपको नॉर्मली ये बात पता है कि अगर ये एक पॉट है, इसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट है, मान लीजिए दो चीज़ें हैं, जैसा हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसमें भरा हुआ है ना, इसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे भरा हुआ है, तो ये जो है आपस में टकराएगा तभी रिएक्शन होगा। तो बहुत मोटी बात है कि अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, तो इसके बीच में टक्कर होगा भाई, मॉलिक्यूल यहाँ टकराएंगे तभी रिएक्शन होगा। और बहुत सीधी सीधी बात है कि अगर मॉलिक्यूल नहीं टकराएंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, है ना। तो रिएक्शंस अकर ड्यू टू कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, अभिक्रियाएं तभी होंगी जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टकराएंगे। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स नहीं टकराएंगे तो अभिक्रियाएं नहीं होंगी, है ना। इफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डू नॉट कोलाइड देन अ रिएक्शन विल नॉट अकर, है ना। इफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डू नॉट कोलाइड
देन रिएक्शन विल नॉट अकर, है ना। तो चलिए लिख दे, ये भी आपको याद करवाते हैं। इफ रिएक्टेंट, हालांकि देखिए मोटे तौर पर ये बात है कि स्टेटमेंट के रूप में कभी हो सकता है पूछा जाए, लेकिन ये आपको कुछ समझाने का तरीका है ना। तो इफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, इफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डू नॉट कोलाइड, अब देखिए ये इसमें नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे, तो उससे आपको घबराना नहीं है। सिर्फ ये मुझे लग रहा है कि सुनते ही आपके दिमाग में ये चिपक जाता होगा, बैठ जाता होगा। इफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डू नॉट कोलाइड देन रिएक्शंस विल नॉट अकर, देन रिएक्शंस विल नॉट अकर, नहीं होंगी। रिएक्शंस जो है वो नहीं होंगी अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नहीं टकराएंगे तो। अब यहाँ पर मेन उद्देश्य क्या है, एनर्जी डायग्राम, है ना। एनर्जी डायग्राम और एनर्जी के माध्यम से ये प्रश्नों का आंसर दिया जाएगा। जैसे जहां भी एक्सप्लेन किया जाएगा, जैसे कैटलिस्ट को भी एनर्जी के द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा, इसके जितने फैक्टर हैं एनर्जी के द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा। रिएक्शन क्यों हो रही है, एनर्जी के द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ रिएक्शन का एनर्जी डायग्राम बनाने का इरादा है, जो कि आगे हम लोग बना करके देखेंगे और सीखेंगे भी। तो इफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डू नॉट कोलाइड देन रिएक्शन विल नॉट अकर, तब अभिक्रिया होगी ही नहीं भाई। यानी अभिक्रिया को अगर होना है भैया तो फिर मॉलिक्यूल को टकराना पड़ेगा, तभी अभिक्रिया होगी। जैसा कि हम जानते हैं जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं उसमें पहले से पड़ा हुआ बांड टूटेगा और फिर नया बांड बनेगा, है ना। रिएक्शन की यही डिफिनीशन भी है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पुराना बांड टूट जाता है और नया बांड बनता है। तो टकराने से वही पुराना बांड टूटेगा और नया बांड बनेगा, ऐसा कुछ प्रोसीजर यहाँ चल रहा है ना। तो अब यहाँ पर ये है कि सभी टकराने वाले मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। तो ऑल कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स डू नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, है ना। ऑल कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, एक चौथा पॉइंट आप मेरे साथ, मुझे लग रहा है आपको याद हो जाएगा कि ऑल कोलाइडिंग molecules do not converted into product. All colliding molecules do not converted into product, है ना। तो सभी जो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, ऑल कोलाइडिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, है ना। ऑल कोलाइडिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डू नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो सभी टकराने वाले मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। इसमें यह बताया गया कि जो मॉलिक्यूल एक्टिवली कोलाइड करेंगे तो वही मॉलिक्यूल जो है किसमें कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो ओनली एक्टिवली कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, है ना। तो यहाँ पर जो है नंबर 5 पॉइंट में मैं आपको याद करवा दूं कि ओनली, अब ये कहानी के जैसा ही है, अब ये स्टोरी के जैसा ही है, कम समय में अगर आपके साथ रुक जाए तो ओनली एक्टिवली, है ना, ओनली actively colliding molecules, only actively colliding molecules, only actively colliding molecules will be converted into product, है ना। तो केवल एक्टिवली, ओनली एक्टिवली कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स
will be converted into products। अब यहाँ एक बात ये भी हमें जानना है कि भाई यहाँ ये पूरा रिएक्टेंट है, तो इसमें हो सकता है कि कुछ कोलिजन हो रहा हो, कोलिजन का नंबर कुछ हो सकता है। तो जो टोटल कोलिजन हो रहा है उसमें जो है उसमें से एक्टिवली कोलिजन जो है कम हो रहा है। कुल मिलाकर के ये कहना है कि अगर मान लीजिए टोटल जो कोलिजन हो रहा है उसमें जो एक्टिव कोलिजन है उसका नंबर बहुत कम है, तो हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एक्टिव कोलिजन, अब आपको ये पॉइंट याद रखना है, नंबर ऑफ एक्टिव कोलिजन is very less than total number of collision, है ना। तो जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन हो रहा है इसमें, उसमें जो है बहुत कम कोलिजन है जो एक्टिव कोलिजन है उसका नंबर बहुत कम है। तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, अब ये मुझे लग रहा है कि आपको याद भी हो गया होगा सुन करके। तो कुछ ऐसा एक से आप 2x पे करके इसको सुन लेंगे 1 से 2 बार, तो आपको याद हो जाएगा इसके मोटे मोटे पॉइंट। तो अब यहाँ पर एनर्जी डायग्राम बनाने के लिए कुछ टर्म आ जाएंगे, जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आइए हम इनके माध्यम से ही एनर्जी डायग्राम बनेगा और उनको भी हम समझ लेते हैं ना, उनको भी हम आराम से समझ लेते हैं। तो फिर ये कहा गया, इसके आगे अगले पॉइंट में ये कहा गया कि भाई जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, जो भी टकरा रहे हैं, उनमें से वही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे या जिनके पास अपनी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, है ना। तो यहाँ पर ओनली दोज कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर एक पॉइंट ये, ओनली दोज कोलाइडिंग molecules will be converted into product. Only those colliding molecules will be converted into product. केवल वही मॉलिक्यूल in which, है ना, only those colliding molecules will be converted into product which have activation energy, which have activation energy एक पॉइंट ये कहा गया कि अब इसे हम समझेंगे भी, हम इन बातों को डिटेल में समझेंगे। ओनली दोज कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट व्हिच हैव एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी भैया क्या है, तो इसको समझेंगे। एक बात ये कह दी गई कि वही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी तो वो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये मोटी बात। अब एक पॉइंट ये भी है कि ये कहा गया कि जिस मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल के बैरियर को टच करेगा या उससे ज़्यादा होगा, वही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को अब हम एनर्जी डायग्राम से समझ लेंगे, फिर एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, है ना।
ओनली दोज मॉलिक्यूल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, है ना। तो हुज एनर्जी लेवल, है ना, ओनली दोज मॉलिक्यूल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक फिर से मैं वही रिपीट कर दे रहा हूँ, इनटू प्रोडक्ट which whose एनर्जी लेवल, है ना, इनटू प्रोडक्ट whose एनर्जी लेवल, whose एनर्जी लेवल इज इक्वल टू ओ इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। फिर से देख लें, ओनली दोज कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट हुज एनर्जी लेवल इज इक्वल टू, एनर्जी लेवल इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल ORR ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करें, चलिए ET से हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। ET को हमने क्या माना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। तो अब इन चीज़ों को आप हम आइए डायग्राम समझ लेते हैं। फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं कि एक बार ये कहा गया कि भाई वही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जिनके पास अपनी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, और वही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जिनका एनर्जी हुज एनर्जी लेवल इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल आर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। अगर इस थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल से कम एनर्जी होगी तो वो वापिस से रिएक्टेंट में चला आएगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये बात बताई कोलिजन थ्योरी ने। तो अब आइए मोटे तौर पर हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं एनर्जी डायग्राम से। तो रिएक्शन का एनर्जी डायग्राम अब हम लोग बनाएंगे, ये पॉइंट नंबर 9 में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम लोग जो है एक एनर्जी डायग्राम बना करके देखते हैं और इन चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए आप, चलिए इसको हम पॉइंट नंबर 9 बोल दे रहे हैं और यहाँ हम एनर्जी डायग्राम अब बनाएंगे, है ना। तो मान लेते हैं कि जो है इस लाइन पर आप ये एज्यूम करें कि एनर्जी बढ़ रही है भैया, हम मान लें कि एनर्जी बढ़ रही है, और इस लाइन पर आप एज्यूम करें प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, है ना। तो देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि हर मैटर में कुछ ना कुछ एनर्जी पहले से होती है ना। हर मैटर में जब वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब रिएक्शन करना स्टार्ट नहीं किया हुआ है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसके पास इतनी यहाँ तक एनर्जी उसके पास ऑलरेडी है। तो हम मान लेते हैं भाई यहाँ ऐसे ही मॉलिक्यूल, अभी ये मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्शन करना स्टार्ट नहीं किए हुए हैं, ऐसा आप एज्यूम कर लीजिए, ऐसा आप मान लीजिए कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं और जिनके पास ये जो एनर्जी लेवल है यहाँ से यहाँ तक, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो हमारा आपका एनर्जी लेवल है ना, ये वाला एनर्जी लेवल। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बिफोर कोलिजन, इसको हम ये एज्यूम कर रहे हैं एनर्जी पोजेस्ड by the reactant molecules before collision। अब ये हमें ये बात बता दी गई भाई टकराएंगे रिएक्शन तभी होगा, लेकिन टकराने से पहले भी उनके पास कुछ एनर्जी है ना, टकराने से पहले भी उनके पास कुछ एनर्जी है, और हम मान लेते हैं कि इतनी एनर्जी उनके पास टकराने से पहले है। तो यहाँ से देखिए अब जब ये टकराना शुरू करेंगे तो इनका एनर्जी बढ़ेगा। अब वो ग्राफ के द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं
कि इनका एनर्जी लेवल ऐसे बढ़ेगा और एक समय ऐसा आएगा कि जब ये वापस होना शुरू कर देगा और यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना लेगा, है ना। तो हम क्या समझ रहे हैं कि इसके इस पॉइंट पर आप देख लें खूब आराम से, इसके इस पॉइंट पर प्रोडक्ट है ना, यानी ये सॉरी रिएक्टेंट है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर भैया क्या है, रिएक्टेंट है, यानी ये वो एनर्जी लेवल है जहाँ तक पहले से मॉलिक्यूल के पास ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। ये सारे हमने क्या लिखे हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है भैया, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है और इतना एनर्जी उनके पास पहले से है। अब वो जब टकराना शुरू किए तो उनकी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ी, धीरे धीरे बढ़ी, धीरे धीरे बढ़ी और फिर एक समय पहुंचने के बाद वो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए यहाँ पर। तो ये सिचुएशन या ये एनर्जी लेवल किसका है, प्रोडक्ट का है। हम ये एज्यूम करेंगे ये रिएक्शन का एनर्जी डायग्राम है कोलिजन थ्योरी में, ठीक है। ये प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है ना। तो अब यहाँ जो ये अपर लेवल है इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। ये जो पॉइंट है इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल। तो हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, ईटी से, टी फॉर थ्रेशोल्ड, ई फॉर एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल, है ना। तो अब आप देख लें यहाँ से जो ये एक पॉइंट है, इस पोजीशन से जहां तक एनर्जी पहले से मॉलिक्यूल के पास है, यहां से यहां तक, है ना, यहां से ये यहां तक का जो, यहां से यहां तक का जो ये एनर्जी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये जो एनर्जी है ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, और किसके लिए है ये भैया, ये है आपका फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है, या फॉर लिखा है मैंने, ई ए या फॉर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अब यहाँ से हम एक ये भी बैरियर बना लेते हैं, ये वाला, तो आप देख लें ये यहाँ से एनर्जी बैरियर ये दिखेगा आपको साफ साफ, है ना। ये तो यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये दूसरा वो लाइन भी इसी पर होगी, लेकिन आपको दिखाने के लिए इसके बगल हमें खींचना ही पड़ेगा। तो आप ये माने कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एनर्जी लेवल है ये और ये, तो ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये क्या है, एनर्जी फॉर बैक एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है आपका एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो हमने इसको लिख दिया EABR, है ना, बैकवर्ड रिएक्शन, ये हमने लिख दिया एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसी को जो ये रिएक्शन है, ये जो गैप है बीच में, इसको हम बोलते हैं डेल्टा एच। तो यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, है ना, ये यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक, ये जो इसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि एनर्जी डायग्राम आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन है ना। तो डेल्टा एच, तो यहाँ से ये जो बना हुआ है अभी हम आपको समझाएंगे भी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हमें पता है कि इसके लिए जो डेल्टा एच आता है वो पॉजिटिव आता है कभी कभी। तो ये हमने एग्जाम्पल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था, तो उसमें एक्सेप्शन था, तो अभी हम उस टॉपिक पर जरा सा टच नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर आप देख लें तो आपने देखा है कि ये जो वैल्यू आ रही है वो इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस है ना। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन का जो डिफरेंस है
वो डेल्टा एच आ रहा है, इसे हम बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, है ना। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन बोल देंगे। तो ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ से कुछ फार्मूले आपके पास बहुत साफ साफ नज़र आ रहे हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन किया जा सकता है, और एक फार्मूला ही जाने इतना ही मेरे ख्याल से सफिशिएंट है ना। जैसे यहाँ से आपको एक बात बहुत ही क्लियर हो रही होगी कि वो मिनिमम एनर्जी जो मालिक्यूल के पास, यानी ये एक्टिवेशन एनर्जी के विषय में भी बहुत सारी बातें करनी है आपसे। तो अभी के लिए ये जो डायग्राम है, इससे थ्रेशोल्ड एनर्जी का फार्मूला क्या मिल रहा है, मीन्स यहाँ पर हम जो है इसी के नीचे ये रिएक्शन का एनर्जी डायग्राम है, तो हम लिखेंगे यहाँ से कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी possessed by the reactant molecules before collision, है ना। एनर्जी possessed by the reactant molecules बिफोर कोलिजन, है ना। ये बिल्कुल एकदम साफ साफ है, ये बात मुझे लग रहा है कि बहुत क्लियरली आपको समझ में आ रही होगी। अब भैया मामला यहाँ ये आकर के बन गया कि ये एनर्जी डायग्राम से मामला रिएक्शन क्यों होता है, मॉलिक्यूल टकराते हैं और टकराने के बाद ये सारी प्रक्रियाएं हैं, उसके बाद जो है ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का ये फार्मूला हम जो है लिख सकते हैं ऐसे ही। तो ये अगर हम इसको, हालांकि कोई नेम नहीं दिया गया है, पहले से जो एनर्जी है इसको ऐसे ही लिखा गया है, तो ये फार्मूला ऐसे लैंग्वेज के फॉर्म में याद करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लग रहा है वो ज़्यादा फायदा है। यहाँ से आप देख लें कि ये एनर्जी पहले से मॉलिक्यूल के पास प्रेजेंट है, और मॉलिक्यूल जब आपस में टकराएगा तो उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी आती है ना। और सारे मॉलिक्यूल के टकराने से प्रोडक्ट नहीं बनता है, ये बात हमें जो है बहुत साफ साफ समझ लेना है कि सारे मॉलिक्यूल के टकराने से क्या नहीं बनता है, प्रोडक्ट नहीं बनता है ना। तो हमें जो है ये बात बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा कि जितने भी मॉलिक्यूल टकराते हैं उनमें से जो एक्टिव कोलिजन है उनका नंबर बहुत कम है ना। तो ये चीज़ हमने देखा यहाँ से। तो जैसे हम अगर एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर लें, चलिए हम यहाँ से पॉइंट नंबर 9 में एक छोटी सी हेडिंग ले लेते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो कुछ भी टफ वाली बात नहीं भैया, यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात आप देख सकते हैं कि ये एनर्जी मॉलिक्यूल के पास कैसे आती है, कोलिजन से। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गेन एक्टिवेशन एनर्जी बाय कोलिजन। तो ये बात आप यहाँ लिख सकते हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गेन एक्टिवेशन एनर्जी को हम ये ही लिखें, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गेन एक्टिवेशन एनर्जी बाय द कोलिजन, चलिए ठीक है, बाय द कोलिजन्स। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गेन एक्टिवेशन एनर्जी बाय कोलिजन, टकराने से ये इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी आती है। किसी रिएक्शन के लिए, जो मान लीजिए कोई रिएक्शन है,
इसके लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये है ना, स्मॉल लेटर ए, ये फिक्स होती है। ये क्या होती है? फिक्स होती है। और ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, है ना। वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, है ना। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, है ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स गेन एक्टिवेशन एनर्जी बाय कोलिजन। रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी फिक्स होती है, इसकी वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। अब सिंपल सी बात, सीधी सीधी बात, एक्टिवेशन एनर्जी की कोई बहुत जटिल डिफिनीशन नहीं है। तो वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास आफ्टर कोलिजन आ जाए, जिससे कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, और उससे आप देख रहे हैं कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को टच भी कर ले रहा है ना, एक्टिवेशन एनर्जी से। तो डिफिनीशन अगर मान लीजिए एक लाइन में आपको लिखना हो तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बाय व्हिच दे कैन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, है ना। तो ऐसी कुछ डिफिनीशन हम लोग चलिए लिख देते हैं हम। तो अभी आप बहुत साफ साफ समझ लें कि एक्टिवेशन एनर्जी जब किसी मॉलिक्यूल के पास आ जाए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास आ जाएगी, है ना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोडक्ट, है ना। तो ये डिफिनीशन हम लिख सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, है ना। मिनिमम एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स which is sufficient, minimum energy for reactant molecules which is sufficient to convert reactant molecules into reactant molecules into product, है ना, into product। मोटी मोटी बातें आपने देख लिया। आप ये डिफिनीशन यहां से भी समझ सकते हैं कि जिस मॉलिक्यूल के पास वो मिनिमम एनर्जी आ जाए, जो उसे, है ना, मिनिमम एनर्जी which can convert reactant molecule into product, मिनिमम बच्चे कभी कभी सोचते हैं कि एक सेंटेंस में सर ने डिफिनीशन क्यों नहीं दिया। तो मिनिमम एनर्जी which can convert reactant molecules into product, है ना, into product, है ना। तो ये एक लाइन में मिनिमम एनर्जी which can convert reactant molecules, वो सबसे कम एनर्जी जो उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकती है। मिनिमम एनर्जी फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच इज सफिशिएंट टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोडक्ट, है ना। मेरे ख्याल से इसको आप समझिए, ये जो है दोनों में से कोई भी आप समझ सकते हैं ना, तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो वन सेंटेंस में हमने लिखने का प्रयास किया बेटा, है ना।
तो प्रोडक्ट, तो ये जो है, और जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो जूल पर मोल है ना, हम ऐसा कुछ एनर्जी, तो एनर्जी को मेजर कैसे किया जाएगा, पर जूल पर मोल। अब एनर्जी की तो यूनिट क्या होती है, जूल ही होती है, या किलो जूल पर मोल, या कैलोरी, है ना, कैलोरी पर मोल, है ना, किलो जूल पर मोल, या जो है कैलोरी पर मोल, है ना, या जो है हम क्या बोल सकते हैं, ये सब इसकी यूनिट है, या जो है कैलोरी मोल इनवर्स, है ना। तो ये सब इसकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट है। थ्रेशोल्ड एनर्जी की डिफिनीशन क्या है कि वो एनर्जी लेवल जिसको टच करने के बाद या उस लेवल को क्रॉस करने के बाद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एनर्जी के अलावा कोलिजन थ्योरी ने एक और बात किया है, उसे 10 नंबर के पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। पॉइंट नंबर 10 में कि ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं इसमें एनर्जी फैक्टर तो इम्पॉर्टेंट है ही है, ओरिएंटेशन फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट है, यानी अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो वो भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, है ना। और यहाँ कैटलिस्ट के विषय में यही बात तो बताई गई है ना, कि कैटलिस्ट जब प्रेजेंट रहेगा तो जो ये एनर्जी डायग्राम बन रहा है ये इसके नीचे बन जाएगा या तो ऊपर चला जाएगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट में के प्रेजेंस में हम लोग अगले पॉइंट में दो डायग्राम बना करके आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए कैटलिस्ट दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉइंट नंबर 10 में आइए हम लोग ये बातें देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 10 है ना, तो पॉइंट नंबर 10 में हम ये बात समझने का प्रयास करते हैं। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 10। तो कैटलिस्ट, इसमें हम किसके विषय में बात करने जा रहे हैं कि कैटलिस्ट जो है कैसे वो करेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, मार्कर में हमारे इंक कुछ कम हो रही है तो मैं फटाफट दो डायग्राम, जैसे देखिए अगर ये जो है ये भी अच्छा नहीं चल रहा है, मार्कर में इंक कम हो गई बेटा, तो चलिए मार्कर दूसरा हम यूज करते हैं। तो देखिए ये एनर्जी डायग्राम है ना, तो अब ए जो है ए, ये वाला डायग्राम ए, तो ये जो है किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो इसमें क्या बनेगा, अगर ये एनर्जी डायग्राम ऐसा कुछ आ रहा है ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी अब आप उसको देख करके कैलकुलेट कर ही लेंगे, बार बार वो सब कुछ मैं इसमें नहीं बनाना चाहता हूं। तो अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो ये एनर्जी, ये जो ग्राफ है कुछ ऐसे आ जाएगा, है ना। तो ये जो ग्राफ बन रहा है ये पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बन रहा है ना। तो जैसा कि डिफिनीशन है, ये यही बात है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ये देखिए एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। अब अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है, दूसरा डायग्राम, नेगेटिव कैटलिस्ट जो है बहुत आराम से आप इसको देख सकते हैं। तो नेगेटिव, यहाँ बेटा जो नेगेटिव कैटलिस्ट है, नेगेटिव कैटलिस्ट में जो है इसमें इंक नहीं है, नेगेटिव कैटलिस्ट अगर प्रेजेंट है, चलिए बी, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपके पास नेगेटिव कैटलिस्ट है, नेगेटिव कैटलिस्ट है, तो अगर पहले ये हमारा एनर्जी डायग्राम का ये ग्राफ कुछ ऐसा अगर आ रहा है तो फिर ये यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये कुछ ऐसा आएगा, है ना। तो नेगेटिव कैटलिस्ट है ना, इन नेगेटिव कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल को बढ़ा देगा, है ना, और एक्टिवेशन एनर्जी है ना, यू कैन से। तो यहाँ से कैटलिस्ट जो है वो ये एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है और यहाँ पर ये ग्राफ आ जाएगा। तो ये ग्राफ इन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट है। तो ऐसा कुछ जो है आप मान सकते हैं, यहाँ पर ई है, यहाँ पर पी ओ पी है ना, पी ओ पी है,
ई है और PO3 है। तो ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं कैटलिस्ट के विषय में। तो कैटलिस्ट लोअर्स, इसमें भी इंक कम हो गई है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट लोअर्स एंड नेगेटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस एक्टिवेशन वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो उसका इम्पैक्ट कुछ ऐसे पड़ता है। और यहाँ एक और बात की गई है ओरिएंटेशन की। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन अगर होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तो फिर रिएक्शन स्लो होगा। तो पॉइंट नंबर 10 यानी ओरिएंटेशन भी क्या करता है, पॉइंट नंबर 11, ओरिएंटेशन भी क्या करता है, ओरिएंटेशन भी रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। ओरिएंटेशन भी रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पर हम जो है पॉइंट नंबर 11 में हम किसकी बात कर लेंगे, ओरिएंटेशन, है ना, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, है ना, ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो जो है तो बहुत बेकार चल रहा है। तो ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, तो मोटे तौर पर आप ये समझ लें कि जैसे क्योंकि देखिए अब वो बातें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी कि मॉलिक्यूल टकराएगा और बॉन्ड टूटेगा तभी रिएक्शन होगा। तो अगर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है ए और ए और यहाँ से जो है ये बी और बी, तो अगर ऐसे मॉलिक्यूल में कोलिजन हो रहा है ना, अगर ऐसे ये टकरा रहा है, इस प्रकार से कोलिजन अगर कर रहा है, तो ये तेजी से फास्ट रिएक्शन 2AB जो बनने वाला है ना, टकराने के बाद, तो हम बोलेंगे कि यहाँ वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में ये रिएक्शन हो रही है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है, प्रॉपर ओरिएंटेशन। और अगर कुछ ऐसा ये ए और ए, है ना, ए और ये ए, अगर ये ऐसा कुछ टकरा रहा है बी और बी, तो फिर यहाँ से भी बनेगा तो क्या 2AB ही, लेकिन ये ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पर रिएक्शन जो है वो उसका रेट जो है वो ज़्यादा होगा, है ना। और ये ओरिएंटेशन, ये जो हमारा ओरिएंटेशन बन रहा है, ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है ना, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कम होगा, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, है ना। तो कुछ इस प्रकार से एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के लिए भी ग्राफ कुछ ऐसा ही है। एक पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर, चलिए हम 12, एक लास्ट पॉइंट, और इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि बेटा वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है ना। अब ये मोटी मोटी बातें इसी भाषा में डिस्कस करना था मुझे, जिससे कि आपको ये आसानी से याद हो जाए, आपके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो इसी के लिए एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तो ये दूसरा एक ग्राफ, एक एनर्जी डायग्राम जो एंडोथर्मिक के लिए बनेगा, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक के लिए ये मामला कैसे होगा, ये ऐसे होगा, ये एनर्जी डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, यानी प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो कम है, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की जो है क्या है, ज़्यादा है। ये प्रोडक्ट है और ये आपका रिएक्टेंट है, यहाँ एनर्जी बढ़ रही है और यहाँ टाइम बढ़ रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो ये एंडोथर्मिक के लिए आ जाएगा। और एक्सोथर्मिक के लिए जो कर्व आएगा तो वो कुछ ऐसा होगा, ये जो है आपका एक्सोथर्मिक के लिए कर्व आएगा, तो ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये रिएक्टेंट है, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है ना। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एक्सोथर्मिक
रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मेरे ख्याल से ये कोलिजन थ्योरी में जो पॉइंट हैं उनको हमने क्लियर किया। तो ओवरऑल ये रिजल्ट आपके दिमाग में बैठना चाहिए एक पॉइंट, रिएक्शन तभी होगा जब मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, नहीं टकराएंगे तो नहीं होगा, है ना। टोटल जो कोलिजन हो रहा है उसमें से एक्टिव कोलिजन का नंबर बहुत कम है। ये सब मैथमेटिकली भी जो एक्टिव कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए मैथमेटिक्स है, तो वो सब हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट।